नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एनआईटी के जोते परिसर में नवनिर्मित अकादमिक भवनों का केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। अगले साल से एनआईटी अपने स्थायी परिसर से करने लगेगा काम। भारतीय सेना के कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के नई दिल्ली पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्वागत। कल दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 संवाद के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति के तहत लोहित जिले के किसानों को गायों का किया गया वितरण। आत्मनिर्भर भारत विजन के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने और दूध की मांग को पूरा करने के लिए दी गई है दुधारू गाय। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) अरुणाचल के नवनिर्मित अकादमिक भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकार्पण किया। उन्होंने पापुम-पारे जिले के जोते में बने NIT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक, बायोटेक्नोलॉजी ब्लॉक, केमिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक सहित अन्य सुविधाओं जैसे इंजीनियरिंग प्रयोगशाला आदि का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि NIT का वर्तमान परिसर यूपिया में स्थित है, लेकिन आवश्यकता अनुसार आधुनिक सुविधाओं से लेस जोते में स्थायी परिसर के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर पी महंता के अनुसार मार्च 2021 के बाद NIT अपने नए परिसर से कार्य करने लगेगा। उन्होंने बताया कि आज लोकार्पित किए गए इनमें से हर एक भवन में 7 क्लासरूम, 9 प्रयोगशालाएं, वर्चुअल क्लासरूम, मीटिंग रूम और फैकल्टी के लिए 27 केबिन बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग प्रयोगशाला और सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी के निर्माण में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई है। नए परिसर का निर्माण पिछले कुछ वर्षों तक में बजट की कमी के कारण रुका हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा संशोधित लागत जारी किए जाने के बाद अब नए परिसर का कार्य बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। समारोह के दौरान यूपिया परिसर में शिक्षक और अन्य आमंत्रित अतिथि भी उपस्थित थे। भारतीय सेना के कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में आयोजित इस अर्धवार्षिक सम्मेलन में सैन्य कमांडर, सेना मुख्यालयों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य विचार विमर्श के जरिए महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेना है। बैठक में पूर्वी लद्दाख और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति सहित देश की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा होगी। संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और गैर सैन्य अधिकारी गतिविधियों के आयोजन में कमी जैसे विभिन्न सुधार उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। इधर भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच कल होने वाले तीसरे 2+2 संवाद के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के नई दिल्ली पहुंचने पर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस संवाद में परस्पर हित के सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार होगी। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बैच मैरीटाइम सैनिक परीक्षण मिशन के लिए तैयार है। इस मिशन में 3 लेफ्टिनेंट शामिल हैं, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी। ये तीनों महिलाएं पायलट अपने मिशन को डोर्नियर विमान से अंजाम देगी। तीनों ने 20 अक्टूबर को ही कोची के INS गरुड़ पर अपनी डोर्नियर ऑपरेशन प्लानिंग ट्रेनिंग पूरी की है। ये उन 6 महिला पायलट में से हैं जिन्होंने 27वीं डोर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया और INS गरुड़ पर आयोजित पासिंग आउट समारोह के बाद इस प्रोग्राम में ग्रेजुएट हुई है। अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार कमी हो रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमण के नए मामलों से कहीं ज़्यादा है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में रविवार को 33 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 170 व्यक्ति स्वस्थ हो गए। राज्य में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 83.9 हो गई है और अब तक 11,951 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में इस समय 2,260 सक्रिय मामले हैं। वहीं
राज्य भर में कल कोविड जांच के लिए करीब 1000 सैंपल एकत्र किए गए। देश में कोविड से अब तक 71 लाख से भी अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से भी अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या करीब 45,000 है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,53,000 सक्रिय मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों के लगभग 8% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 480 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 9,39,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इस समय देश में कोविड नमूनों की जांच करने वाले 2,000 से अधिक प्रयोगशालाएं काम कर रही है। राज्य में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति के तहत लोहित जिले के चयनित किसानों को अच्छी नस्ल की गायों का वितरण किया गया। राज्य पशुपालन विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत विजन के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर मिल्क की मांग पूरा करने के लिए उन्हें दुधारू गाय वितरित की गई है। इस योजना के लाभार्थी लोहित जिले के लाइलियांग विलेज के किसान ब्रतनलूम तमाई ने सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन की सराहना करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उद्यम शुरू करने के इच्छुक लोगों को सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से लोग अपने गांव में रहकर ही डेयरी और अन्य कृषि आधारित उद्योगों से स्थायी रूप से आमदनी कर सकेंगे। श्री ब्रतनलूम तमाई ने राज्य के किसानों में से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की भी अपील की। आत्मनिर्भर का ऐसे स्कीम्स आया, उसका अंतर्गत मेरे को गाय 3 तो माँ दिया गया और 2 तो अभी बच्चा देने वाला है और 2 तो छोटा, एक तो बछड़ा और एक तो बछड़ी छोटा 60 तो मेरा दिया है और मेरा बहुत खुशी है। अभी जो हम लोग का जो चीफ मिनिस्टर, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, हम लोग जो सरकार जो नया जो स्कीम्स हम लोग के बीच में ऐसे जो मदद मिल गया, हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग बहुत खुशी है और हम लोग अभी गाय से थोड़ा परिवार चलाने के लिए और जो दूध से हम लोग का जो मैंने कुछ पैसा इनकम होने के लिए हम लोग गरीब आदमी का वो तो रास्ता सरकार ने खुला दिया है। मेरे गांव वाला के ये रिक्वेस्ट अनुरोध मैं ये करना चाहता हूँ कि जो मेरा से थोड़ा देखिए। फेस्टिव सीजन के बीच केंद्र सरकार ने कर्जदारों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान EMI पर ब्याज माफ़ी की गाइडलाइंस जारी कर दी है। यह लाभ पात्रता मानदंड के अनुसार ऋण संस्थानों के माध्यम से प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये तक के MSME के लिए लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, उपभोक्ता वस्तु के लिए लोन और पर्सनल लोन शामिल है। पेश एक रिपोर्ट। सरकार ने करोड़ों लोगों को दीपावली का बड़ा तोहफा देते हुए लोन मोरेटोरियम की अवधि में ब्याज पर ब्याज में छूट वाली स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार ने मार्च और अगस्त 2020 के बीच 6 महीने की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज या ब्याज की छूट को लागू करने के लिए बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के इस कदम का फायदा 2 करोड़ तक के कर्ज लेने वाले कर्जदारों को होगा। योजना के तहत 2 करोड़ रुपए से कम के ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ होगा। योजना में कहा गया है कि कर्ज धारक ने रिजर्व बैंक के द्वारा 27 मार्च 2020 को घोषित किस्त भुगतान की छूट योजना का पूर्णतः या अंशतः लाभ लेने का विकल्प चुना है या नहीं, उसे ब्याज राहत का पात्र माना जाएगा। योजना को लेकर 23 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। सरकार ने कर्जदाताओं से 5 नवंबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना बैंक, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित सभी ऋण संस्थानों पर लागू होगी। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर मार्च से अगस्त के बीच दी गई मोहलत के दौरान कर्ज के ब्याज पर वसूले गए ब्याज को बैंक अपने कर्जदारों के खातों में वापस करेगा। 29 फरवरी 2020 तक जिन लोगों पर 2 करोड़ रुपए या इससे कम का लोन बकाया था, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इस स्कीम का लाभ MSME लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, प्रोफेशनल पर्सनल लोन और कंजप्शन लोन वाले लोगों को मिलेगा।
कॉरपोरेट को भी इसका लाभ मिलेगा। ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम का लाभ केवल इंडिविजुअल और एमएसएमई कर्जदारों को मिलेगा। ब्याज पर ब्याज के भुगतान का जिम्मा केंद्र सरकार। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 14 जिलों की 71 सीटों पर प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। इन सीटों पर बुधवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कई सीटें नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाकों में हैं और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख मतदाता 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों में भाजपा 29 सीटों पर, जेडीयू 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के 42 उम्मीदवार और कांग्रेस के 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है जहां उसके उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है। देश की हाई स्पीड ट्रेन में अब सिर्फ एसी कोच होंगे। स्लीपर कोच हाई स्पीड ट्रेन में नहीं लगेंगे। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच ही लगेंगे। हाई स्पीड ट्रेनों में स्लीपर कोच नहीं लगने के बारे में भारतीय रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद यादव ने बताया कि यह व्यवस्था सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन के लिए है। उन्होंने देश में चलने वाली अन्य एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। उसने कहा कि लागू नहीं होगा। विभाग ने बताया कि 130 या उससे अधिक की रफ्तार में चलने वाली ट्रेनों के लिए एसी बोगी होना आवश्यक है। श्री यादव ने कहा कि रेलवे हाई स्पीड ट्रेनों में एसी कोच की किराए को सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कम करने का प्रयास कर रहा है। और रेलवे का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी ट्रेवल अफोर्ड कर सकें। इसके लिए एक रेलवे ने नया कोच उसका प्रोटोटाइप डेवलप किया है, जिसका जो यात्रा किराया होगा वो एसी 3 टायर से भी कम होगा। जहाँ तक ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास की बात है वो वैसी चल। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय तारो चातुंग की पहले पुण्यतिथि के अवसर पर आज ईटानगर के प्रेस क्लब में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया। इस अवसर पर राजधानी के विभिन्न समाचार माध्यमों के पत्रकार, अरुणाचल प्रेस क्लब और अरुणाचल श्रमजीवी पत्रकार संघ व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाज सेवी जार्जू मते ने स्वर्गीय चातुंग को याद करते हुए अरुणाचल में मीडिया के विकास में उनके योगदान को रेखांकित किया। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार अमर सांगनो ने तारो चातुंग को निर्भीक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में याद करते हुए कहा कि वे एक संवेदनशील इंसान थे। वे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार स्तंभ थे। इस अवसर पर उनके गृहनगर जीरो में भी उनके समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। My friends and family members, we have been knowing him for the last so many years. He had been our father. He had been our guardian. He had been our guiding force in the profession. And losing him is like unbelievable for all of us, especially for media fraternities. We still feel that he is among us and he is still guiding us. And the path he has shown to us, we will follow him and we will follow his principle. And we will try to uphold this great noble profession of journalism as he had shown us when he was alive. तो उनका मतलब बहुत एक ओपन माइंडेड, लिबरेटेड जो एक एटीट्यूड और अप्रोच था लाइफ में। और अभी सिकाने जैसे बोला, हर कोई नौकरी का पीछे करता है, उन्होंने तो नौकरी ठुकरा के मीडिया को। अरुणाचल प्रदेश में लगे असम के जोनाई में आज महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की 572वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जोनाई के नामघर में स्थानीय लोगों ने शंख और नगारों के साथ भजन कीर्तन किया। भक्तों ने शंकरदेव की आराधना करते हुए समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।